हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। तो हम थे चैप्टर 4 क्लाइमेट में और पार्ट 4 तक हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग पोर्शन का इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को हम इसी वीडियो के साथ फिनिश करेंगे। तो जो पोर्शन हमारा इस चैप्टर में रह गया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और अपने चैप्टर 4 क्लाइमेट को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से। 4 मेजर कैटेगरी में हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है रीजन के रेनफॉल के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में आपकी टेक्स्ट बुक में ये 4 कैटेगरी दे रखी हैं। पहली है एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, फिर है एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल, फिर है लो रेनफॉल एंड देन एरिया ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल। हाई रेनफॉल में दे रखा है, देखिए, जहाँ पे वो रीजन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की मतलब वो रीजन जहाँ पे हमारी कंट्री में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैक्सिमम रेनफॉल हमारी कंट्रीज़ में कहाँ होती है। एक तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में और एक होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, मेघालय वाले रीजन में। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है कि वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न में एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल होगा, यानी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होगी इन एरियाज़ में। इसके बाद आएगी एरियाज़ ऑफ मीडियम रेनफॉल। एरियाज़ ऑफ मीडियम रेनफॉल की अगर बात करें तो वो एरिया जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, यानी ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, झारखंड एंड उत्तराखंड भी याद रहे कि यहाँ पे इसमें उत्तराखंड वाला रीजन भी आता है। हिमालयाज़ का बहुत छोटा सा हिस्सा आता है, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है एरियाज़ ऑफ मीडियम रेनफॉल में। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल। एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल में यानी 50 से 100 सेंटीमीटर तक जहाँ पे एनुअल रेनफॉल है। वेस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, ये वाले एरिया है। अभी हम इसके बाद इसे मैप में भी देख लेंगे। एरियाज़ ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल में जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। ये कौन सा हो सकता है? रेगिस्तान वाला रीजन ही होगा, वेस्टर्न राजस्थान एंड रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। हमने बात की थी वेस्टर्न घाट की 2 मेजर साइड्स की, एक लीवर्ड साइड, एक विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में तो बहुत सारी बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया होता है वो, जहाँ जो कि हमने यहाँ पे देखा था। अगर लीवर्ड साइड की बात करें यानी रेन शेडो रीजन की बात करें तो वो एरियाज ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल में आएगा यहाँ पे। तो अब एक बार इसे मैप में हम देख लें। सबसे पहले एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल कौन से होते हैं? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट यानी यहाँ पे तक, और नॉर्थ ईस्ट वाला ये पूरा रीजन जितना भी है, ये सब एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल में ही आएगा। अब एरिया ऑफ हाई रेनफॉल के बाद अगला हमने देखा था एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। वो काफ़ी बड़ा एरिया है। हमने बोला था हिमालयाज़ का छोटा सा हिस्सा, उत्तराखंड वाला हिस्सा, ये वाला उत्तराखंड का भी साउदर्न पार्ट, इसको कवर करते हुए ये पूरा पेनिनसुला का ईस्टर्न पार्ट जितना भी है, ये सब एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल में है। मीडियम रेनफॉल के बाद अगला था एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल। एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल में डेगन प्लेट्यू का बाकी का जितना भी हिस्सा बचा है, एक्सेप्ट राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान का जो एरिया है इसको छोड़ के ये जितना भी है ये पूरा एरिया, ये आएगा एरिया ऑफ लो रेनफॉल में। और याद रहे विंडवर्ड साइड की हमने बात की थी। विंडवर्ड साइड यानी वो यहाँ पे कहीं होगी, वेस्टर्न साइड के वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में, और यहाँ पे होगी राजस्थान वाले एरिया में। आप अपने मैप में देख सकते हैं ये रेगिस्तान वाला जो एरिया है वेस्टर्न राजस्थान का, ये एरिया ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल वाला है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। होप आपको समझ में आया होगा। मैप से आप अपने मैप में भी देख सकते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसके बाद अगला टॉपिक है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज इट्स वेरिएबिलिटी। हमें पता है वेरी बहुत करता है रेनफॉल, रीजन टू रीजन, टाइम टू टाइम एंड सीजन टू सीजन। तो ये वेरिएबिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैसे वेरी करता है? द वैल्यूज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मीन रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है यानी डिग्री है वेरिएशन के, कितना वेरी कर रहा है करके, वो जिस एरिया में जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी
वहाँ वेरिएबिलिटी उतनी ही कम होगी। यानी जो हमने बात की थी एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, वहाँ पे वेरिएबिलिटी सबसे कम होगी, और जहाँ पे हमने बात की थी एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, वहाँ पे वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसको हम एग्जांपल के साथ देख लेंगे। एग्जांपल क्या है, व्हेन रेनफॉल इज़ मोर देन 100 सेंटीमीटर, जब रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और वेरिएबिलिटी 25% से कम होगी उस टाइम पे। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा का मतलब क्या है, वेरिएबिलिटी 25% से कम। अब कहाँ पे होगी है, एट वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, जहाँ की हमने बात की हाई रेनफॉल वाला एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर, ईस्टर्न गंगा प्लेन्स, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ये वो सारे रीजन है जहाँ पे रेनफॉल कहाँ है, कितनी है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी कितनी होगी, 25% से कम होगी। और दूसरा एग्जाम्पल, वेन रेनफॉल इज़ लेस देन 50 सेंटीमीटर, जब अब ये हो गया इनएडिक्वेट रेनफॉल वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे जब रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम है तो वेरिएबिलिटी कितनी है, 50% से भी ज़्यादा है। अब इसमें कौन से एरिया आते हैं, वेस्टर्न राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्दर्न पार्ट यानी नॉर्दर्न जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया, इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू जहाँ पे इनएडिक्वेट रेनफॉल है। इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में किसकी बात हो रही है, ये रेन शेडो रीजन की, रेन शेडो रीजन यानी वेस्टर्न पार्ट का, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न साइड है। रेस्ट ऑफ इंडिया है वेरिएबिलिटी 25 to 50%, बाकी का जितना भी एरिया बच रहा है इंडिया का, वहाँ पे वेरिएबिलिटी कितनी है, 25 to 50% है। यहाँ पे रेनफॉल यानी ये कौन सा वाला एरिया है, एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल। अब जो लास्ट टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का, वह है ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ ये बात जानते चलें कि इसमें क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया करके एक टॉपिक है आपके, उसमें ये क्लाइमेटिक रीजन आपको खुद से याद करने होंगे, लेकिन उसके ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो, एक अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी आई तो आप उस वीडियो की तरफ देख सकते हैं, और कोई कैरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब बात करें ग्लोबल वार्मिंग की। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बहुत चाहे हमें बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। अब वो इस बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे कारण है, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि अर्थ से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, यहाँ तो सनलाइट आई और जब ये वापस जा रही है लॉन्ग वेव रेडिएशन के टर्म में, तो ये एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव रेडिएशन को, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जाती है और स्पेस तक नहीं पहुँचने देती, और अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही इनको एब्जॉर्ब करके रख लेती है। इस कारण क्या होता है, ये रेडिएशन के इकट्ठे होने के कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी गैसेज हैं उसका नाम देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ऐसी ग्रीन हाउस गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंक्रीजिंग इन एटमॉस्फेयर। दूसरा इसका कारण ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू अदर गैसेज। इसका क्यों हो रही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल गैसेज, फॉसिल फ्यूल हम देख रहे हैं कि काफ़ी बर्न होते हैं ह्यूमन नीड्स के कारण। कोल, पेट्रोलियम हम जितना भी देखते हैं, इनके बर्न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। और अदर ग्रीन हाउस गैसेज, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो अदर गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ाती हैं टेम्परेचर को अर्थ के, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, वो कौन कौन सी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन। ये वो गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अर्थ के लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करने में या उसको एब्जॉर्ब करने में। एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेव रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर। अभी लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है हमने बताया, जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहे हैं। सनलाइट जब अर्थ की तरफ आती है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, और जब वापस जाती है रिफ्लेक्ट होके तो कैसे जाती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन में। तो ग्रीन हाउस गैसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शॉर्ट वेव रेडिएशन को नहीं करते हैं। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज अर्थ टेम्परेचर। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, तो अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। अब इस टेम्परेचर को बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इन ग्रीन हाउस गैसेस के प्रेजेंस के और इनकी एक्टिविटी के कारण, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एज अ रिजल्ट अब हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं, हार्मफुल रिजल्ट्स हैं या पॉजिटिव रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है। एज अ रिजल्ट आइस इन द पोलर कैप्स एंड ग्लेशियर मेल्ट्स। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जितनी भी आइस है हमारे पोलर रीजन में या ग्लेशियर्स हैं जिनको हम बर्फ़ के पहाड़ कहते हैं, वो पिघलेंगे
और उसके कारण क्या होगा, वो बह के उनका पानी समुद्र की तरफ आएगा और सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सी लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, अब उसके रिजल्ट्स देखिए आप। फाइनली रिजल्ट्स इन एनुअल फ्लडिंग एंड इंसेक्ट बोर्न डिसीजेस। पानी जब समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा तो फ्लडिंग होगी। तो ये फ्लडिंग होगी तो इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट है। फ्लडिंग एंड इंसेक्ट बोर्न डिजीजेस, कुछ बीमारियां भी फैलेंगे जो इंसेक्ट के कारण होती है, जैसे मलेरिया है और भी कई डिजीज़ हैं। उसके बाद क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। क्लाइमेटिक बाउंड्री बन जाएंगी। क्लाइमेटिक बाउंड्री क्या होंगी अब, सम वेट एंड सम ड्राई रीजन। कुछ रीजन तो वेट हो जाएंगे, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जो सी के ज़्यादा नज़दीक है, वो तो पूरे वेट रीजन हो जाएंगे। और कहीं पे ड्राई रीजन हो जाएंगे, कहीं पे पानी होगा ही नहीं और कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। जो एरिया सबमर्ज हो जाएंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, उसे हम वेट रीजन कहेंगे। और जिन एरिया में पानी नहीं पहुँचेगा उन्हें हम ड्राई रीजन कहेंगे। इसके कारण क्या होगा, होल ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस आर चेंज। सारी जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है या और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको एक बदलाव नज़र आएगा जो कि काफ़ी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अभी से अपने अर्थ को सेव करने के लिए हम अननेसेसरीली फॉसिल फ्यूल को बर्न ना करें और हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ करें। तो ये तो था हमारा चैप्टर 4 क्लाइमेट। इसके साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर 5 में।